आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद। ये शब्द भेद का पार्ट 2 है। पिछले कक्षा में हम लोग शब्द भेद के बारे में पढ़ लिए थे और हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण का कितना आधार, 4 आधार होता है। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पे, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पे, रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। ठीक है, तो पिछले कक्षा में हम लोग पहला जो शब्द का जो वर्गीकरण का जो आधार है, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे, तो हम लोग उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे शब्दों का जो प्रकार होता है या शब्दों का जो भेद होता है उसके बारे में हम लोग पिछले कक्षा में देख लिए थे। ठीक है, तो इसके आधार पे 5 प्रकार कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, तो इसके बारे में हम लोग पिछले कक्षा में अच्छे से देख लिए हैं। तो आज हम लोग ये जो हिंदी के शब्दों का जो वर्गीकरण का जो आधार है वो दूसरा आधार जो व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पे है। ठीक है, तो हम लोग आज दूसरा आधार के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए ये शब्द भेद का जो रचना बनावट के आधार पे है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये रचना बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे 5 प्रकार के देखे थे और इसमें रचना बनावट के आधार पे कितने प्रकार के हैं, शब्द के 3। ठीक है, तो ये जो प्रकार है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखना है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में ये भी कभी प्रकार के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में ये रहेगा कि रचना या बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें बताना है कि 3 प्रकार के। और उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें 5 प्रकार के होगा। ठीक है, तो इन प्रकारों को भी अलग अलग याद रखना है। ठीक है, तो आज हम लोग रचना बनावट के आधार पे जो शब्द 3 प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो शब्द का भेद है या शब्द का प्रकार है वो रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो हम लोग रूढ़ शब्द किस तरह के शब्दों को कहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसका परिभाषा को देखेंगे। ठीक, तो देखिए रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके। ठीक, मतलब हम लोग ऐसा शब्द जिसको खंडन नहीं कर सकते हैं, और खंड मतलब सार्थक खंड, सार्थक का मतलब है अर्थपूर्ण। ठीक है, मतलब एक शब्द को हम लोग खंड कर देते हैं तो खंड करने के बाद उसमें से अलग अलग जो खंड हुआ है उसमें से सार्थक अर्थ प्रकट नहीं होता है या सार्थक अर्थ हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है, और वो शब्द क्या है, अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, इसका जो परिभाषा है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रूढ़ का मतलब ऐसा शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो और वो शब्द 2 शब्दों से मिल करके या अन्य शब्दों से मिल करके ना बना हो, वैसा शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये जो चाचल लिखा हुआ है ये वास्तव में क्या है, चावल है। ठीक है, चा के ये जो सेकंड वाला चा है उसके जगह में वाह होगा। ठीक है, तो ये जो चावल शब्द है इस चावल शब्द को हम लोग मतलब खंड नहीं कर सकते हैं, या ये जो चावल शब्द है ये 2 शब्द से मिल करके नहीं बना है। ठीक है, यदि इसका खंडन करते हैं तो हम लोगों को सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होगा। जैसे देखिए इसको जो चावल है उसको चा धन वल भी कर देते हैं तो उसमें से चा से भी मतलब सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है और वल से भी। ठीक है, और दूसरे तरह का इसका खंडन करेंगे तो भी से हम लोगों को इसका मतलब सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा। जैसे चाओ धन ला करेंगे फिर भी से। ठीक है,
तो ये एक क्या है, चावल रूढ़ शब्द है जो दो शब्द से मिलकर के नहीं बना है और खंडन करने से सार्थक अर्थ प्रकट नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा जो उदाहरण है वो दिन है, ठीक है। दिन को हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं और खंड कर भी देते हैं तो हम लोगों को सार्थक अर्थ नहीं मिलता है। और दिन, मुंह, और यहाँ पे भी घोड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे मात्रा होगा ड़ में घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा शब्द भी क्या है, सार्थक रूढ़ शब्द है, ठीक है। मतलब घोड़ा शब्द भी घोड़ा शब्द को भी हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं या दो शब्द से नहीं मिल करके बना है, ठीक है। तो जो मतलब दूसरे या अन्य शब्दों से ना बना हो, मतलब दूसरे या अन्य शब्दों के मेल से नहीं बना है और उसको खंड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा शब्द को क्या शब्द कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। तो रूढ़ शब्द के बारे में क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में फिर दूसरा जो हम लोगों का शब्द का प्रकार है रचना या बनावट के आधार पे, वो है यौगिक शब्द, ठीक है। अगला जो हम लोगों का ये शब्द का प्रकार है वो यौगिक है, ठीक है। तो यौगिक का मतलब क्या होता है, मिला हुआ या दो शब्द के मेल से बना हुआ, ठीक है। यौगिक का अर्थ होता है दो शब्द या शब्द के मेल से बना हुआ, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे, ठीक। यहाँ पे उदाहरण देखिए, राजा का राजपुत्र, राजपुत्र ये दो शब्द से मिल करके बना है राजा का पुत्र, ठीक है। मतलब दो शब्द से मिल करके ये बना हुआ है राजपुत्र, ठीक है। तो ये क्या शब्द है, यौगिक शब्द। जैसे और दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, विज्ञान, तो विज्ञान भी दो शब्द से मिल करके बना है धन ज्ञान, ठीक है, विज्ञान। और विद्यालय भी हो सकता है, ठीक। विद्यालय क्या क्या शब्द से मिल करके बना है, विद्या का आलय, ठीक है। तो विद्यालय भी क्या शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा, ठीक है। तो ये जो रचना या बनावट के आधार पे ये जो दो प्रकार है उसके बारे में समझ गए होंगे, रूढ़ शब्द के बारे में और यौगिक शब्द के बारे में, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला जो प्रकार है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये जो तीसरा प्रकार है वो क्या है, योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़। तो योग रूढ़ हम लोग किस तरह के शब्दों को कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो योग रूढ़ है उसके बारे में समझते हैं। योग रूढ़ क्या होगा, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक मतलब क्या होता है, मिल करके, ठीक, मेल से बना हुआ। मतलब ये जो योग रूढ़ शब्द होता है वो शब्द यौगिक तो होता है, मतलब दो शब्द से मिल करके तो बना होता है, परंतु जिनका अर्थ क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, ठीक है। ऐसा शब्द को हम लोग क्या शब्द कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। इसका परिभाषा समझ गए होंगे। यौगिक का मतलब योग रूढ़, ठीक है, योग से तो बना है, यौगिक तो है, पर उसका अर्थ क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। और रूढ़ होने के बाद में वो किसी नए अर्थ की ओर क्या करता है, संकेत करता है, ठीक है। ऐसा शब्द को हम लोग क्या शब्द कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, जलज, दशानन, नीलकंठ आदि, ठीक है। मतलब यहाँ पे जलज देखिए, जलज का सामान्य अर्थ बोलेंगे तो जल में जन्मा हुआ, ठीक है, जल में जन्मा हुआ। लेकिन जल में जन्मा हुआ क्या, मतलब जल में जन्मा हुआ मतलब कमल की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। मतलब जल में जन्मा हुआ क्या है, कमल है, मतलब दूसरे मतलब नए अर्थ की ओर संकेत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो शब्द यहाँ पे रूढ़ है मतलब यौगिक है, जलज ना, यहाँ पे मिल करके बना है और ये नए अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, मतलब जल में जन्मा हुआ कौन है, कमल है, ठीक। उसके बाद में फिर दशानन, नीलकंठ ये भी योग रूढ़ का ही उदाहरण है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए पीतंबर, ठीक है, पीतंबर इसका जो सामान्य अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, पीला वस्त्र,
ठीक, मतलब पीतंबर का सामान्य अर्थ बोलेंगे तो पीला वस्त्र, लेकिन पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन है? कृष्ण है। ठीक है, मतलब ये जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके क्या है, विशेष अर्थ में क्या बोलेंगे इसको? कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है, मतलब पीला वस्त्र। ठीक, तो इस तरह का जो उदाहरण होगा या इस तरह का जो शब्द होगा वो शब्द क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। रचना और बनावट के आधार पे जो शब्द का प्रकार होगा वो 3 प्रकार से होगा, तो ये तीनों प्रकार के बारे में स्पष्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में फिर हम लोग ये जो वर्गीकरण का जो तीसरा आधार है, ठीक है, तीसरा आधार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो तीसरा आधार है रूप प्रयोग के आधार पे, ठीक है, रूप और प्रयोग के आधार पे देखेंगे तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये प्रयोग और रूप के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? विकारी शब्द। ठीक, विकारी मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग विकारी मतलब क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, विकारी मतलब क्या होता है कि परिवर्तन ना हो। ठीक है, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नहीं, मतलब सॉरी, विकारी मतलब परिवर्तन होता है उसको कहेंगे ना। विकारी मतलब परिवर्तन जिसमें होता है, ऐसा शब्द को हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। देखिए वे शब्द जिनमें यहाँ पे देखिए लिंग, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे जिंग लिखा हुआ है, वहाँ लिंग होगा। ठीक है, वे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के आधार पे, ठीक, लिंग वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, मतलब विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। ठीक, मतलब इसमें देखिए विकारी शब्द में लिंग वचन कारक के आधार पे जो मूल शब्द है उस शब्द में क्या हो जाएगा? रूपांतरण हो जाएगा, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण देखिए, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है, और इधर देखेंगे मतलब लिंग, यहाँ पे लिंग परिवर्तन हुआ है। ठीक है, लड़का के लिए यहाँ पे देखिए पढ़ रहा है। ठीक है, और लड़की के लिए यदि प्रयोग करेंगे इसको तो लड़की के लिए क्या होगा? लड़की पढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिंग परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसमें लिंग परिवर्तन हुआ है। उसके बाद में फिर वचन और कारक परिवर्तन के बारे में भी हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो हम लोग वचन का कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वो आगे है। देखिए यहाँ पे लड़का दौड़ रहा है और यहाँ पे लड़के दौड़ रहे हैं। यहाँ पे दौड़ रहा है, ठीक, एक लड़का है, मतलब यहाँ पे एक वचन है। वहाँ पे लड़का दौड़ रहा है, मतलब दौड़ रहा है यहाँ पे प्रयोग हुआ है, और लड़के दौड़ रहे हैं मतलब यहाँ पे बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है, उसके लिए क्या हो गया? यहाँ पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ है? वचन परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फिर कारक के लिए देखिए, लड़के के लिए आम लाओ और लड़कों के लिए आम लाओ, तो यहाँ पे कारक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी मतलब क्या है? उसमें परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। तो अविकारी शब्द किसको कहेंगे? जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है। ठीक है, मतलब ऐसा शब्द जिसका प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन कारक के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अविकारी शब्द में क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन कारक के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, आज, में
और आहा। तो ये शब्द क्या है, अविकारी शब्द, ठीक है। ये अविकारी शब्द है, इसको देखिए किसी के लिए भी प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसी के लिए। आज, आज का और कुछ दूसरा शब्द ही नहीं है, ठीक है, मतलब आज किसी के लिए भी प्रयोग करते हैं तो आज ही, आज शब्द का ही प्रयोग करते हैं। और मैं, ये मैं भी अविकारी शब्द है, ठीक है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको देखिए, मतलब किसी भी स्त्री के लिए यदि प्रयोग करता मतलब प्रयोग किया जाता है मैं शब्द का, तो पुरुष के लिए भी उसी को मैं शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। और ये भी अविकारी शब्द है, ठीक है, ये स्त्री पुरुष किसी के लिए भी, ठीक है, किसी के लिए भी और शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें स्त्री क्या बोलते हैं, लिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब स्त्री के लिए या पुरुष के लिए। वचन में भी, मतलब उसमें एक वचन में या एक व्यक्ति के लिए भी और शब्द का प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए भी यदि मतलब ये और शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या शब्द कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। तो ये सभी जो उदाहरण है, ये सब उदाहरण को याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा अविकारी शब्द है और कौन सा विकारी शब्द है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।